देखिए, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एटॉमिक मॉडल के दुनिया में तीसरा परमाणु मॉडल है। सबसे पहला परमाणु मॉडल आया जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल, जो ये बताता है कि पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। बस इतना ही ज्ञान मिला। उसके बाद जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल आया। तो जे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में आपने जाना कि परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है, और इस धन आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉन बीज की तरह बीच बीच में, जैसे लाल वाले तरबूज में जैसे बीज स्थित होता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो ये है थॉमसन परमाणु मॉडल। धीरे धीरे इस परमाणु मॉडल का विकास जारी है। आपको बता दें कि थॉमसन के परमाणु मॉडल में यह ज्ञान नहीं था कि नाभिक भी होता है। उससे पहले जॉन डाल्टन में तो यह भी ज्ञान नहीं था कि आवेश भी होता है। ठीक है, तो यहां रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसको बंद कर दीजिए दरवाजा। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में पहली बार यह पता चला कि आवेश वाले कण भी होते हैं, परमाणु में आवेश भी होता है। और आज आप सभी स्टूडेंट इससे भी एक कदम आगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आपको बता दें कि रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल देने से पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, और ये एक्सपेरिमेंट अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अल्फा किरण पर धन आवेशित, मतलब धन आवेशित किरण अल्फा किरण होती है, धन आवेश होता है। तो ये है अल्फा किरण, जो दो धन आवेश से प्रदर्शित किया गया है। इस पर अल्फा किरण का आघात कराया गया। आपको बता दें कि रदरफोर्ड ने पतले सोने के पत्थर का सहारा लिया, और यह पत्थर 0.004 cm का था। इस पत्थर पर असंख्य परमाणु थे, और इस पर इन्होंने अल्फा किरण का आघात कराया। तो कुछ ज्यादा बताने से पहले थोड़ा सा हम आप लोग को बता दें कि जिस तरह आप सभी स्टूडेंट ये बात समझते हैं कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव जब सटाया जाता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, दक्षिणी ध्रुव सटाया जाता है तो भी प्रतिकर्षित करता है। ठीक उसी तरह प्लस प्लस में भी प्रतिकर्षण होता है, और माइनस माइनस में भी, लेकिन प्लस और माइनस में आकर्षण। तो कहने का मतलब क्या है कि प्लस प्लस मतलब समान आवेश, माइनस माइनस मतलब समान आवेश, प्लस माइनस मतलब आकर्षण, और माइनस प्लस मतलब आकर्षण। तो एक लाइन में समान आवेश में प्रतिकर्षण, समान आवेश में प्रतिकर्षण, और असमान आवेश में आकर्षण। तो अल्फा किरण एक धन आवेशित किरण है। इसका आघात इन्होंने पतले सोने के पत्थर से कराया, और पतले सोने के पत्थर पर इन्होंने क्या देखा कि इस तरह से अधिकांश अल्फा किरणें पतले सोने के पत्थर को पार कर जा रही हैं। कुछ अल्फा किरणें कुछ कोण से विचलित नजर आ रही हैं, जैसे यहां से ये टकराया तो विचलित हो गया, यहां से ये टकराया तो विचलित हो गया, और कुछ किरण अपने पथ पर लौटते हुए दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें कि इसमें 3 तरह का किरण है। पहला, सीधे की ओर पार कर जाने वाला। दूसरा, कुछ कोण से विचलित होने वाला। और तीसरा, अपने ही पथ पर पीछे की ओर लौट जाने वाला। तो जरा यहां से ध्यान दीजिए, यहां ये जो पत्थर पर इतना सारा एटम है, इसमें से एक एटम के फिगर को यहां जूम कर रहे हैं। मतलब एक एटम के फिगर को यहां पर हम आपके सामने पूरा विस्तृत ढंग से प्रदर्शित करने जा रहे हैं, ताकि आपको हर बात क्लियर उतना ही समझ में आए जितना रदरफोर्ड को अपने एक्सपेरिमेंट में।
चलिए ध्यान दिया जाए, जो हमने फिगर इससे पहले दिखाया था, उस फिगर में आपने देखा कि बहुत सारे एटम थे, बहुत सारे एटम थे। उसमें से एक फिगर को हम उठाकर यहां प्रदर्शित कर रहे हैं, और वही नजर आएगा जो इतने सारे रे का, इतने सारे एटम पर हमने अटैक कराया था। तो यहां देख सकते हैं कि 3 तरह का रे सबको दिखाई दे रहा है। 3 तरह की अल्फा किरणें। पहला, अधिकांश अल्फा किरणें सीधे की ओर पार कर जाती है। कुछ अल्फा किरणें अपने पथ से, कुछ कोण से विचलित होती है। और तीसरा, 10,000 में से एक ही अल्फा किरण अपने पथ पर पीछे की ओर लौट जाती है। तो जैसे रदरफोर्ड ने स्टडी किया, ऑब्जर्वेशन किया, अध्ययन किया, वैसे आप भी करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये दोनों किरण क्यों विचलित हुआ, क्यों पीछे की ओर ये लौट गया, क्योंकि इस परमाणु के मध्य में जो घना धनात्मक क्षेत्र है, इस पर नो डाउट प्लस चार्ज है, तभी प्लस प्लस में प्रतिकर्षण हुआ है। तो ये टकराकर मतलब किनारे विचलित हो गया, और ये पीछे की ओर इसलिए लौट गया क्योंकि एकदम सामने सीधे इस पर के सामने प्लस आ गया, और प्लस के सामने प्लस आता है तो आप जानते हैं दूर भागता है। इसी तरह से जैसे चुंबक का उत्तरी ध्रुव। तो इस 3 परीक्षण के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। आपको बता दें कि अभी हमने ये बताया कि 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने पतले सोने के पत्थर पर अल्फा किरणों का आघात कराया, जो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कहलाता है, जिसके अंतर्गत 3 स्टेटमेंट है कि अधिकांश अल्फा किरणें बिना किसी विचलन के पतले सोने के पत्थर को पार कर जाती है, जो आपको दिख रहा है। दूसरा, कुछ अल्फा किरणें कुछ कोण द्वारा विचलित हो जाती है। तीसरा, बहुत कम यानी 10,000 में से एक अल्फा किरण अपने पथ पर पीछे की ओर लौट जाती है। अब इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया, और ये परमाणु मॉडल का मेन स्टेटमेंट क्या कहता है? ये मेन स्टेटमेंट कहता है कि परमाणु गोलाकार होता है। दूसरा, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। अधिकांश भाग खाली इस सेंस में क्योंकि अधिकांश अल्फा किरणें बिना किसी विचलन को पार कर जा रही है। एक बार फिर से बता दें, ये अल्फा किरण का ये डिजाइन नहीं है, ये 2 धन आवेश अल्फा किरण पर होता है, और अल्फा किरणें धन आवेशित होती हैं। पीछे ध्यान दीजिए, तो यहां पहला स्टेटमेंट हमने बताया, एन एटम इज स्फेरिकल, परमाणु गोलाकार होता है। एन एटम है एम्प्टी स्पेस, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। तीसरा स्टेटमेंट, परमाणु के मध्य में एक घना धनात्मक क्षेत्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इस बात का पता कैसे चला? क्योंकि ये सीधे सीधे अपने पथ पर लौट गया, इससे पता चला कि इस पर निश्चित धन आवेश है। तो परमाणु के मध्य में एक घना धनात्मक क्षेत्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। चौथा, नाभिक का आकार पूरे परमाणु के आकार के तुलना में, नाभिक का आकार पूरे परमाणु के आकार की तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। ये कैसे पता चला? 10,000 अल्फा किरण का आघात हुआ, 9,999 अल्फा किरण चाहे जैसे भी विचलित होकर या सीधे जैसे भी पार कर गया, एक अल्फा किरण को अपने पथ पर पीछे की ओर लौटना पड़ा, जिससे पता चल रहा है कि 9,999 अल्फा किरण के सीधे सीधे सामने नहीं आया, सीधे सीधे सामने नाभिक आया ही नहीं। इसका मतलब नाभिक का आकार बहुत ही छोटा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है, अगला स्टेटमेंट कहता है कि परमाणु के नाभिक पर जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋणावेश नाभिक के बाहर स्थित होता है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, परमाणु
से संबंधित इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ग्रह की तरह ये चक्कर काटता है, इलेक्ट्रॉन ग्रह की तरह घूमता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इनका परमाणु मॉडल का कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर घूमता है तो लगातार ऊर्जा का ह्रास करता है। सही या गलत जो रदरफोर्ड ने बोला वो हमने बतलाया, जो कि तीनों का तीनों जो लास्ट वाला भी बोल रहे हैं दोनों वो पूरा गलत है। कि इन्होंने बतलाया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस लाइक अ प्लेनेट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्लेनेट की तरह घूमता है, ग्रह की तरह, ये पूरा का पूरा गलत। और इलेक्ट्रॉन अपने ऊर्जा का ह्रास लगातार करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस देयर एनर्जी कंटिन्यूअसली, ये भी पूरा का पूरा गलत है, जो आगे आपको पता चलेगा। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष। एक बार फिर से बता दें कि आप परमाणु मॉडल के दुनिया में तीसरा परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं। पहला था जॉन डाल्टन, दूसरा जे थॉमसन और तीसरा रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष, सबसे पहला दोष, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार आप परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकते। परमाणु अस्थायी होता है ये आप नहीं कर सकते हैं, ना प्रूफ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ग्रह की तरह घूमता है, तो हो सकता है कि घूमते घूमते जाकर नाभिक में गिर जाए, हो सकता है घूमते घूमते जाकर परमाणु से बाहर निकल जाए। इसलिए यहां कहा जा सकता है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। दूसरा, आपसे अगर पूछे कि इलेक्ट्रॉन कहां होता है, तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन कहां होता है, कहां होता है? कक्ष में। इनको पता ही नहीं था कि कक्ष भी होता है, ऑर्बिट भी होता है, इनको पता ही नहीं था। बस नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, कहां होता है इनको कुछ नहीं पता था। तो इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति को आप रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से नहीं निर्धारित कर सकते। अगला स्टेटमेंट कहता है इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से नाभिक के चारों ओर घूमता है, इसका निर्धारण भी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से नहीं किया सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि यानी जो आप पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष, जो 3 दोष हमने गिनाया, जिसमें पहला था कि परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति को निर्धारित नहीं किया सकता है, द एग्जैक्ट पोजीशन वाज नॉट मेंशन्ड, द इलेक्ट्रॉन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट मेंशन्ड इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति का निर्धारण नहीं हो सकता है। उसके बाद हमने बताया कि बाय विच स्पीड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इज नॉट मेंशन्ड इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में ये नहीं जानकारी है कि इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से नाभिक के चारों ओर घूमता है, जबकि बोर के परमाणु मॉडल में हम लोग निर्धारित करेंगे, फॉर्मूला के माध्यम से बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना हो सकता है। नेक्स्ट, आप लोग से अगर पूछे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, जिसका परमाणु संख्या 11 होता है, 2, 8, 1, तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आप लोग बता दे रहे हैं 2, 8, 1, ये किस आधार पर बता रहे हैं? 2, 8, 1 आपने बताया, ये किस आधार पर कि प्रथम कक्ष में 2, द्वितीय कक्ष में, तृतीय कक्ष में 1, कक्ष का ज्ञान है तब बताया। जब इनको कक्ष का ज्ञान ही नहीं था तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो खैर बहुत दूर का बात है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्याख्या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं करता है। अगला स्टेटमेंट है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी भी प्रकार के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है पहले ये जानिए। जैसा कि आप 10th क्लास में पढ़कर आ गए हैं कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। इस 7 रंगों की पट्टी को वर्णपट यानी स्पेक्ट्रम कहा जाता है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इस 7 रंगों की पट्टी को वर्णपट कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। आपको बता दें कि यहां हम फिर से स्पेक्ट्रम प्राप्त करने जा रहे हैं, लेकिन यहां कोई सूर्य के प्रकाश से स्पेक्ट्रम नहीं प्राप्त करेगी। ये सूर्य के प्रकाश, सनलाइट से, ये सनलाइट है और सूर्य के प्रकाश को हमने प्रिज्म से होकर गुजारा है। और अब हम किसी सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से होकर नहीं गुजारने जा रहे हैं।
अब जो चीज बता रहे हैं उस सबसे ज्यादा आज के क्लास में समझने वाला चीज है, ध्यान देंगे। हर कक्ष की ऊर्जा निश्चित होती है। जैसे ये है प्रथम कक्ष, ये द्वितीय कक्ष, ये तृतीय कक्ष, ये चतुर्थ और ये पांचवा। अब हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से हट कर बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका क्षमता नहीं है, क्योंकि इनको तो यही नहीं पता था कि कक्ष भी होता है। 10 किलो जूल हमने इसकी ऊर्जा मान लिया इस कक्ष का, इसका 20 किलो जूल, इसका 30 किलो जूल, इसका 40 किलो जूल माने हैं, और इसका 50 किलो जूल। आपको बता दें कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो ये तय है कि इसकी ऊर्जा 50 किलो जूल है, नहीं होगा 50 किलो जूल से कम या अधिक होगा तो यहां रहने के लायक नहीं होगा। तो हर कक्ष की ऊर्जा निश्चित होती है। इलेक्ट्रॉन अगर पांचवें कक्ष में है तो मान लेते हैं कि उसकी ऊर्जा 50 किलो जूल है, तो उसकी 50 किलो जूल की ऊर्जा उसके बराबर है, तभी वो वहां पर है। तो यहां ये इलेक्ट्रॉन जब कभी उच्च ऊर्जा स्तर से, ये सभी ऊर्जा स्तर कहलाते हैं, एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं, इस कक्ष को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु के उच्च ऊर्जा कक्ष से निम्न ऊर्जा कक्ष में आता है तो आपको बता दें कि इसको अपने ऊर्जा का उत्सर्जन करना पड़ता है। कारण है कि यहां रहना है तो शर्त है, और वो शर्त क्या है कि यहां रहना है तो कितना ऊर्जा लेकर, 30 किलो जूल। तो 20 किलो जूल के बराबरी में इसको अपना ऊर्जा ह्रास कर देना होगा। तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन हमेशा प्रकाश के रूप में करता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, उच्च कक्ष से निम्न कक्ष में आता है तो अपने ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में करता है। और जब इसी प्रकाश को प्रिज्म के सामने रख देते हैं, प्रिज्म के सामने रख देते हैं, तो ये प्रकाश जैसे ही प्रिज्म से होकर गुजरता है तो एक स्पेक्ट्रम विकसित करता है। आपको बता दें कि ये कोई स्पेक्ट्रम सूर्य के प्रकाश से नहीं प्राप्त हुआ है। ये जो स्पेक्ट्रम है किसी परमाणु के उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन का निम्न ऊर्जा स्तर में आने से जो ऊर्जा उत्सर्जित हुई है, उस उत्सर्जित ऊर्जा के प्रकाश को हमने प्रिज्म से होकर गुजारा है। यानी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित किया है प्रकाश के रूप में, और उस प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारे हैं। तो इस स्पेक्ट्रम को हम परमाणविक स्पेक्ट्रम कहेंगे, क्योंकि परमाणु से प्राप्त स्पेक्ट्रम। और इस तरह के स्पेक्ट्रम की व्याख्या तभी की जा सकती है जब ये ज्ञान हो कि कक्ष भी होता है। जब कक्ष ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, कहां आएगा। हमने कहा कि उच्च ऊर्जा वाले कक्ष से निम्न ऊर्जा वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपने ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में करेगा, और इसी प्रकाश को जब प्रिज्म से होकर गुजारते तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो किसी भी प्रकार के स्पेक्ट्रम की व्याख्या का क्षमता करने में असमर्थ है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो ये था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष। इससे पहले हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का गुण बताया, और उससे भी पहले रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यह रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग है, जिसके माध्यम से ये पता चला कि 3 तरह की अल्फा किरणें थी। एक सीधे पार कर जाने वाली, एक कुछ कोण से विचलित होने वाली, और तीसरा अपने ही पथ पर लौट जाने वाली। इसका कारण क्या था कि इसके सामने, इसके रास्ते में कोई नहीं आया। इसका कारण क्या था विचलन का, प्लस आ गया, और प्लस इस पर भी था, दोनों पर समान आवेश प्रतिकर्षण हो गया, रिपल्सन हो गया, विचलित हो गया। और इसको लौट जाने के पीछे क्या कारण था, क्योंकि एकदम सामने आ गया ये। और इसी के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दे दिया, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहलाता है, जिसका पहला स्टेटमेंट हमने बताया कि परमाणु गोलाकार होता है। दूसरा, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा किरणें पार कर जाती है। और तीसरा, परमाणु के मध्य में घना धनात्मक क्षेत्र होता है, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक। और चौथा, नाभिक का जो आकार होता है वो पूरे परमाणु के आकार की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, जितना धनावेश नाभिक पर होता है उतना ही ऋणावेश नाभिक के बाहर से होता है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ग्रह की तरह घूमते हैं और लगातार अपने ऊर्जा का ह्रास करते हैं, लगातार करते हैं। ये रदरफोर्ड ने बताया, जो कि पूरा का पूरा गलत है। आगे मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, जिसमें यह सिद्ध किया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का ह्रास नहीं, सतत रूप से नहीं बल्कि असतत रूप से, लगातार नहीं बल्कि रुक रुक कर करता है। और तब आगे आएगा नील्स बोर का परमाणु मॉडल,
मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को अपनाते हुए, क्योंकि बहुत सारा इसमें दोष है, इसको शुद्ध करते हुए, सही करते हुए तब आएगा बोर का परमाणु मॉडल। तो वो चौथा परमाणु मॉडल होगा। फिगर आप लोग बना लिए हैं सभी स्टूडेंट? कोई फिगर अगर नहीं बनाया है तो अभी बनाकर जाएगा, ठीक है? और जो लिखे हैं एक बार उसको देख लिया जाए शुरू से। चलिए आप पढ़िए, अब थोड़ा सा इसको निकाल दीजिए। हाँ, शुरू से